नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमजोर होते कांग्रेस क्या और कमजोर होगी। G20 अगर आपने नाम सुना है या नहीं सुना है तो एक ऐसे धड़े का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में करता है जो राहुल गांधी के खिलाफ माना जाता है। हरियाणा के संदर्भ में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस G23 जो ग्रुप है, 23 असंतुष्ट नेताओं का जो ग्रुप है जिसको गुलाम नबी आजाद लीड करते हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे इकलौते नेता हैं जिनका अपना कोई वजूद या जनाधार जनता के बीच में बचा है। बाकी 22 के 22 नेता वो हैं जो राज्य सभाओं के जरिए या गांधी परिवार की चाटुकारिता के जरिए जिन्होंने राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है। ये बहुत लंबे समय से मनमाने तरीके से कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर दबाव बनाकर ये अपने फैसले मनवाते रहे हैं, लेकिन अब दो तरह की कांग्रेस में बची हुई है। जैसी भी ये पार्टी बची हुई है, इसमें एक जो कांग्रेस है उसका प्रतिनिधित्व, उसका जो वजूद है वो सोनिया गांधी वाली कांग्रेस में बचा हुआ है, जो परंपरागत कांग्रेस जिसको कहा जाता है, और एक राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जो इन 23 असंतुष्ट नेता जिनको कहा जा रहा है, ये जो खुद को गांधी 23 कहते हैं, इनसे छुटकारा पाने चाहते हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस इससे ज्यादा कमजोर तो नहीं हो सकती, उस सूरत में भी नहीं जब ये 23 के 23 नेता चले जाएं। इसलिए वो हर हाल में इन नेताओं से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त लॉबिंग की और ये बातें चलाना शुरू की कि राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। अब आज के दिन जो बची खुची कांग्रेस है उसमें राहुल गांधी नहीं तो कौन, इसका कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस मसले पे कुछ नहीं कहना चाहेंगी, हालांकि वो इतना जोखिम लेने की पोजीशन पे नहीं है कि इन असंतुष्ट धड़े को एकदम से पार्टी से बाहर कर दिया जाए। चल कुछ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है राजनीति में, लेकिन ये हरियाणा के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन 23 के 23 नेताओं में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे इकलौते नेता हैं जिनका अपना एक वजूद है और हरियाणा की राजनीति को वो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये G23 जो ग्रुप है, 23 असंतुष्ट बागियों का जो ग्रुप है, ये बहुत आगे जाता है राजनीति में, कांग्रेस को अगर दो फाड़ होने की स्थिति आती है तो हुड्डा जी के सामने विकल्प क्या है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हुड्डा नई पार्टी बनाएंगे? क्या वो इतना जोखिम ले सकते हैं? अगर हुड्डा नई पार्टी नहीं बनाएंगे तो जो नई कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को अपना राजनीतिक भविष्य तय करना है, उसमें उनका फ्यूचर क्या होगा? अगर वो कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस की मेजोरिटी भी आती है और जैसा भजनलाल जी के समय हुआ था ऐसा हुड्डा जी के साथ हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे, लेकिन कांग्रेस पे हरियाणवी में जो एक चुटकुला है, कहावत है, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बनिए के चने के गोदाम में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। अपने वाले तो करते ही रहते हैं। एक आदमी आया, उसने मुट्ठी भरी और के लाला जी आग लग गई? हाँ भाई आग लग गई। फिर दूसरा आया, उसने एक चने की मुट्ठी खाई और बोला लाला जी आग लग गई? बोले हाँ जी आग लग गई जी, नुकसान हुआ। तीसरा फिर आया, बोला लाला जी कितने का नुकसान होगा? तो लाला जी हाथ जोड़ के बोला कि होने लग रहा है भाई। तो जो कांग्रेस है, इससे कमजोर कांग्रेस तो कोई हो नहीं सकती। और इस कमजोर कांग्रेस में भी फिर एक ऐसा असंतुष्ट धड़ा जो 23 नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम करके केसरिया पगड़ी अपने सिर पर धारण की है। हालांकि डोगराई की वो पगड़ी है, लेकिन केसरिया पगड़ी धारण करने का मतलब ये है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको पार्टी में किनारे किया गया तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी वो भाजपा में भी जा सकते हैं। अब इससे भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना जोखिम ले सकते हैं भाजपा में जाने का? उनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही हैं, तमाम केसेस दर्ज हैं, ईडी के अलग केसेस दर्ज हैं, कई तरह की बातें इसमें चल रही हैं। तो क्या एक विकल्प उनके सामने ये भी बचता है कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तय करे? वैसे भी कांग्रेस के नेताओं के लिए सबसे मुफीद जगह भाजपा ही बनी हुई है। बहुत सारे सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो भाजपा में जाके तैर चुके हैं, क्लीन चिट हो चुके हैं और भाजपा के बैनर तले अपना राजनीतिक सफर तय कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो वीरेंद्र सिंह डूमरखा हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस से भाजपा में गए और उनका ठीक ठाक करियर चल रहा है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का जोखिम उठाएंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या वो इसी में रह के स्ट्रगल करके वेट करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब, ये मेरा अपना आकलन माना जाए तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कोई नई पार्टी बनाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन ये प्रेशर गेम है, जारी रहेगा, चलता रहेगा। इस तमाम मसलों पर, इन सारे सवालों के जो जवाब तलाशने की कोशिश की है मैंने डॉक्टर सतीश त्यागी जी से बात करके। लगभग 4 दशक से वो हरियाणा की राजनीति को देख रहे हैं और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर भी उन्होंने लिखी है। तो इन सारे सवालों के जवाब पे उनका ओपिनियन क्या है, आज ये भी जान लेते हैं। इससे आपको एक मुकम्मल धारणा बनाने की में मदद मिलेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगला कदम क्या होगा। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार त्यागी जी, जो G23 ग्रुप है, जिसको कांग्रेस के विद्रोहियों का ग्रुप कहा जा रहा है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी केसरिया पगड़ी पहन के शिरकत करते हैं, कपिल सिब्बल भी करते हैं, गुलाब नबी आज़ाद उनके नेता हैं। इसको आप किस संदर्भ में राजनीति के, और स्पेशली कांग्रेस को, क्योंकि 40 साल से आप राजनीति को देख रहे हो, कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, बिल्कुल एक लाइन में सारी चीज़ों का जवाब नहीं दिया जा सकता। राजनीति में कब क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये जो G23 के लोग हैं, और इनमें भी ख़ासतौर से जो G8 बना जो जम्मू कश्मीर में था, ये संभावना व्यक्त की जा रही कि ये लोग किसी मोड़ पे आके भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ये सारी अफवाहों को बल तब मिला जब प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद की जो विदाई पार्टी थी राज्यसभा में जी, उस दिन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे और गुलाम नबी भी इसी अंदाज में थे। तो उसके बाद से ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि गुलाम नबी कांग्रेस में अपनी उपेक्षा के दृष्टिगत कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उस रीजन में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नेता मिल जाएगा। जी, अब ये G8 के जो 8 लोग मिले हैं जम्मू में, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये प्रबल संभावना, ये ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अगर आप ये G8 के लोगों को देखें तो गुलाम नबी तो उसमें है ही, कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा हैं। अब G23 हो गया सर, 23 नेता उसमें टोटल। 23 में से जो जहाँ मौजूद थे ना कल, वो 8 ही थे। एक G9 हो जाता है अगर उसमें अखिलेश प्रताप सिंह भी आ जाते हैं। अच्छा। तो राजनीति में अटकलें लगती रहती हैं। तो अब ये चल पड़ा है कि ये लोग भाजपा में जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो इसमें अधिकांश लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर जी, वो ऐसे हैं जिनका धरातल पर कोई जनाधार है नहीं। राज्यसभा की उन्होंने हमेशा राजनीति की है और दिल्ली में बैठ के राजनीति की है। हरियाणा के संदर्भ में जब बात होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ज़्यादा चर्चा होती है। अगर इस पूरे G8 से या G23 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप निकाल दें तो मुझे नहीं लगता आप और हम भी इस पर चर्चा करेंगे जी। तो बात घूम फिर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आ जाती। क्या भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को अलविदा कहेंगे और क्या इस तरह की राजनीति करके वो हाईकमान पर कोई प्रेशर बना रहे हैं? तो दोनों ही बातों में दम इसलिए आता है कि हुड्डा एक प्रेशर टैक्टिक्स तो पिछले कई साल से अपना रहे हैं हाईकमान को लेके। जैसे 370 वाला मामला था, उस पर भी उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया, और कई बार वो चीज़ों को ऐसा घुमा फिरा के मतलब स्पष्ट जवाब नहीं देते कांग्रेस की नीतियों को लेके। तो बहुत जैसे उनको होना चाहिए, आप आरएसएस का मुखर विरोध करें, वो भी वो नहीं करते, या जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसका उतनी शिद्दत के साथ विरोध करें, वो भी वो नहीं करते। तो इस तरह की आशंकाओं को जन्म मिलता है, बल मिलता है कि वो कहीं कोई इस तरह का कदम तो नहीं उठा रहे। दूसरे ये भी एक परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जांच करा रहा है, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से। तो जैसा आपने बिहार के मामले में देखा, मायावती के मामले में देखा, मुलायम सिंह के मामले में देखा कि वो बहुत बड़े लीडर होते हुए भी, विपक्ष की बहुत बड़ी आवाज़ होते हुए आजकल शांत है। तो एक अटकल ये भी लगाई जाती है कहीं भूपेंद्र हुड्डा पे इस तरह का दबाव तो नहीं है कि भी अगर आप हमारी लाइन को टो नहीं करोगे तो उस स्थिति में हम आपको अंदर पहुंचा देंगे, आपकी जांच और तकलीफ दे हो सकती है। जी, चौटाला साहब का असर देखी चुका। हाँ बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कब क्या करे ये कहना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस परिवेश में इस तरह की अटकलें आमतौर पर लगती हैं जी। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कैसे स्वागत करेगी है ना। उनका स्वागत तो ईडी से पहले ही कर चुके हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि वो कभी चुनाव से पहले जी कोई अलग दल बना लें, क्योंकि उनको भी ये बखूबी पता है कि जब सब जानते हैं, परसेप्शन ये है कि राहुल गांधी उनको पसंद नहीं करते जी, और सोनिया गांधी कुछ हद तक पसंद करती हैं, उनकी मजबूरी है, इस तरह की बातें होती हैं। तो हरियाणा में भी ये गणित लगाया जाता है कि अगर
2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है जी अगर, और उसमें अगर पूर्ण बहुमत या बहुत ज़्यादा सीटें आ गई 55 के आसपास, जी। तो ये धारणा है कि फिर भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिर कोई और पैराशूट हाँ, और अगर कुछ सीटें कम रह जाती 39-40 के आसपास, तो वो अपना खेल कर सकते हैं, जो पहले उन्होंने एक बार किया भी है। जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में ये चीज़ें हों कि अगर ऐसी स्थिति हुई कि पूर्ण बहुमत आ गया, अच्छा बहुमत मिला, तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह की दबाव की नीति भी हो सकती है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की ऑलरेडी कमज़ोर होती सेहत के लिए नुकसानदायक है। अच्छा सर, यहाँ से दो सवाल निकलते हैं। एक तो हुड्डा के लिए अगर कांग्रेस से अलग पार्टी बनाना ही था, तो उन्होंने जो रैली पिछले चुनाव से पहले की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि वो एक पार्टी बना लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, तो लोग ऐसा हरियाणा में कहते हैं कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है बहू बेटा में कि वो अलग पार्टी बना ले। हिम्मत जैसी चीज़ तो नहीं है, भजन लाल हिम्मत कर सकते हैं जिनके पास कुछ। दूसरा, हरियाणा में सर जितनी भी पार्टियां बनाई हैं उनके हश्र कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा उनका खराब है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता है कि पिछले जो अतीत में पार्टियां बनी उनका क्या हश्र हुआ है। लेकिन कई बार राजनीति में आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता। जी। जब पार्टी बनाई थी तो शायद कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल जी को भी पता था कि हश्र क्या होगा, जी। लेकिन उन्हें बनानी पड़ी। एक आप ये देखिए, कांग्रेस में एक संक्रमण काल से गुजर रही है। वहाँ ऊपर केंद्र में एक बड़ा क्राइसिस है कि युवा लीडरशिप आना चाहती है, नया नेतृत्व आना चाहता है, और जो पुराने लोग हैं वो उनको G20 तरीके जिन नेताओं की बात की जाए, उनमें अगर हुड्डा को छोड़ दें तो बाकी तो चले हुए कारतूस ही हैं कांग्रेस के सारे, जिनसे खुद कांग्रेस चाहती है कि पीछा छूटे। हम ये राहुल गांधी विशेषकर ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, जी। क्योंकि जो उनका एजेंडा है, जो राहुल की अप्रोच है, जो राहुल की रणनीति है, वो कांग्रेस में कामयाब नहीं हो रही। क्योंकि आप देखिए, जब राहुल गांधी की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने NSUI और यूथ कांग्रेस तक में चुनाव कराए, और कांग्रेस के संगठन के अंदर भी चुनाव कराना चाहते थे। और राहुल गांधी ऐसे पहले नेता थे कांग्रेस के अंदर जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो नेहरू गांधी परिवार से कोई कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके नाम के आगे गांधी लग रहा है, और हम इन चीज़ों को बदलना है। फिर उनकी आप धरातल पर सक्रियता देखिए, भट्टा परसोल का मामला था, चाहे कुछ था, मतलब एक बहुत आक्रामक और बड़ी शिद्दत से उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में अभी तो उनका एक फोटो जारी हो रहा है जिसमें 6 पैक ऐप भी दिख रहे हैं उनके। हाँ, 56 इंची अभी तो ये भी हुआ है। अभी आपने देखा होगा, आज प्रधानमंत्री जी को लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में भेजने के लिए। अच्छा। और मैं तो इसको जोड़ता हूँ कि अभी राहुल गांधी ने गोताखोरी की, समुद्र में गोता लगाया, उस समय देश बड़ा हतप्रभ होकर देख रहा था कि राहुल गांधी इतने बड़े गोताखोर भी हैं। तो उसका जवाब भाजपा ने मोदी जी को अंतरिक्ष में भेज के दे दिया है। तो ये चलती रहेंगी इस तरह की चीज़ें। लेकिन कांग्रेस के में अब कुछ ना कुछ चर्निंग चल रही है। अब आगे जो कांग्रेस होगी 1-2 साल बाद, वो एक नई तरह की कांग्रेस होगी। या तो वो राहुल की कांग्रेस होगी, जिसमें हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होने जा रही है। और अगर वो सोनिया गांधी की कांग्रेस होगी तो एक ढुलमुल सी कांग्रेस होगी, जो जैसा चल रहा है वैसे जैसे चल रहा है, यथास्थितिवाद में वो लोग यकीन करते हैं। लेकिन कांग्रेस में अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और वो होना तय है। देखिए जी, आप 4 दशक से सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी भी आपने लिखी है। क्या अगर बाय द वे हुड्डा कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बना भी लेते हैं तो कितनी संभावनाएं हरियाणा में देख पाते हैं आप उनकी? देखिए, अगर वो पार्टी बनाते हैं तो संभावना मुझे ये लग रही है कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, पुराना रोहतक, हाँ, उनमें शायद वो 5-7, मतलब अगली जजपा हो सकती है। हाँ, 7-8 सीटें शायद ले जाएं। जी जी, शायद। क्योंकि कांग्रेस में जो उनके बहुत करीबी लोग भी हैं ना, तो ये बात तो उनको भी पता है सर, इसका मतलब वो नहीं बनाएंगे। पता है, इसलिए तो बना नहीं रहे। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी राजनीति से ज्यादा बेटे की राजनीतिक चिंता है, मतलब दीपेंद्र को लेकर चिंता, दीपेंद्र को लेकर चिंता है। इसीलिए उन्होंने, आप देखिए कि जिस राज्यसभा की वो ये कह के आलोचना करते थे कि ये तो शादी के काम आने वाले के घोड़े हैं, उसमें उनको भेज दिया, जबकि एक अभी तो बहुत युवा है। और तो इसका मतलब कहीं बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने की जो चाह उनमें है, वो भी उनको कई बार आड़े आती है। तो बेटे का भविष्य तो कांग्रेस के बजाय अब तो भाजपा में ज्यादा सेफ रहेगा उनका, जो परिस्थितियां चल रही, क्योंकि आने वाला समय अगर राहुल गांधी का आया तो फिर बेटे का भविष्य कहाँ आया? तो बड़ी उहापोह की स्थिति है। ये जो पॉलिटिशियन है ना, जिन्हें हम इनको बहुत ब्रिलियंट मानते हैं इस मामले में, लेकिन ये समझदार होते हुए बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेते। अच्छा। दोनों ही चीजें हैं। उनको ये भी लग रहा है कि 2024 तक मोदी जी के 10 साल हो जाएंगे,
किसान आंदोलन बहुत आक्रामक तरीके से भारत में है, नौजवानों में भी हताशा है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम आर्थिक कारण जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पतन की गाथा को लिख रहे हैं। तो इनके दिमाग में चीज़ है कि हो सकता है कि मोदी जी की वापसी ना हो 2024 में, और कम से कम हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी मुझे तो आज के हालात में दिखती नहीं है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इन लोगों के सामने कि कैसे करना और क्या करना, और दोनों नावों में सवार होने की एक होती है, फितरत होती है नेताओं की कि वो साफ साफ कभी भी किसी चीज़ पे निर्णय ले नहीं पाते। और कांग्रेस की तो राजनीति शुरू से ये रही है कि बहुत स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बल्कि अब तो स्लो एंड स्टडी लूज द वॉर वाली स्थिति हो रही है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते। और मोदी की आप देखें जितने भी उनके निर्णय, चाहे वो गलत हो या सही हो या उनके कोई भी परिणाम निकले हो, वो एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए कि जो निर्णय लेता है, जो अपने फैसलों पर टिका रहता है। हाँ। तो आगे भविष्य में किस तरह का नेतृत्व भाजपा को मिलता है या क्या 2024 का भविष्य होता है, इन चीज़ों को लेके एक मंथन सारे नेताओं में। एक बात तो तय है कि जी आपके विचार से कि जो कांग्रेस है वो रिफॉर्म के दौर से गुजर रही है, और ये कांग्रेस एक नए रूप में सामने आएगी कि ये कांग्रेस या तो राहुल गांधी की कांग्रेस होगी या ये पुरानी वाली सोनिया गांधी की कांग्रेस होगी। हाँ, ये स्थिति तो बन चुकी है, और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की क्या भूमिका होगी ये वक्त तय करने वाला है। बिल्कुल ये समय बताएगा, और कुछ कुछ लक्षण उसमें आ रहे हैं जी। और ये इतना जरूर है कि उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अलग पार्टी बनाने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है आज के हालात में कम है। शुक्रिया दोस्तों, आपने डॉक्टर सतीश त्यागी जी से बात सुनी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे यूट्यूब के साथी मैं जानता हूं कि राजनीतिक एक दृष्टि रखते हैं। आप खुद भी बताएं कि जो G23 ग्रुप का जो प्रेशर गेम है ये कांग्रेस को क्या दो फाड़ करेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाएंगे, या आने वाला जो सियासी सफर है क्या वो भाजपा के साथ तय करेंगे, या फिर कांग्रेस में रह के उनका स्ट्रगल जारी रहेगा? आप कमेंट करें जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि आपका खुद के ओपिनियन उस पर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मिलते रहेंगे रोजाना 8 बजे।